हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेशन बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम सोशल साइंस ग्रुप के स्टूडेंट के लिए है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया गया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और कोई कमेंट हुआ तो कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या दक्षिणी अमेरिका। तो ऐसा महाद्वीप कौन है जहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, अफ्रीका। अफ्रीका एक एकमात्र देश है जहाँ पे दोनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकार और द्रव्यमान की तुलना में पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति या शुक्र। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान की तुलना में एकदम निकट होता है और शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा, संध्या का तारा, चमकीला तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 16 सितंबर या 21 मार्च को। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उच्च मेघ का उदाहरण है। ऑप्शन है पंजाब कपासी मेघ, कपासी वर्षा मेघ या मध्य कपासी मेघ या स्तरीय मेघ। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब कपासी मेघ उच्च मेघ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कौन सा है। ऑप्शन है कोटोपैक्सी, प्यूजियमा, किलायू या विसुवियस। तो विश्व का सर्वाधिक जागृत जो ज्वालामुखी है वह है ऑप्शन नंबर 4, विसुवियस। विसुवियस क्या है, सबसे अधिक जागृत ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य हो, सीमांत उपयोगिता मतलब एमसी शून्य हो, तो क्या होगा। कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी, कुल उपयोगिता शून्य होगी, कुल उपयोगिता घटेगी या कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। तो जब एमसी शून्य होता है तो उसका कुल उपयोगिता क्या होता है, अधिकतम हो जाती है। जब एमसी शून्य होगा तो कुल उपयोगिता क्या होगी, अधिकतम हो जाएगी। केंद्र और राज्यों के बीच कर आय का विभाजन किसके सिफारिश पर किया जाता है। केंद्र और राज्य के बीच कर आय का विभाजन किसके सिफारिश पर किया जाता है। ऑप्शन है योजना आयोग, ऑप्शन 2 है राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग या रिजर्व बैंक। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो कर से प्राप्त आय होता है उसका विभाजन करने की सिफारिश जो करता है वह वित्त आयोग करता है। और वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था और इसका स्थापना कौन करता है, वित्त आयोग का स्थापना राष्ट्रपति करता है और उसका कार्यकाल कितने होता है, 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होगा जहां बजट रेखा तटस्थ वक्र को काटती है, तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है, विविध वस्तुएं होती है या तटस्थ वक्र के लंब में होती है। तो उपभोक्ता संतुलन बिंदु वहाँ होता है जहाँ पर बजट रेखा तटस्थ वक्र रेखा को स्पर्श करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसका ऐसे चित्र बनता है कि ये आपका तटस्थ वक्र होता है और ये बजट रेखा होती है। तो बजट रेखा क्या करती है कि तटस्थ रेखा को यहाँ पे स्पर्श करती है, तो इसे ही कहते हैं संतुलन बिंदु। अगला क्वेश्चन है कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग गिरती है तो इसका संबंध होगा। यदि किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है और उस वस्तु की मांग गिर जाती है, डिमांड कम होता है, तो इसका संबंध किसका होगा, किस वस्तु का होगा। ऑप्शन है निम्न श्रेणी की वस्तु से, समान वस्तु से, प्रतिष्ठा वस्तु से या अनिवार्य वस्तु से। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, निम्न श्रेणी की वस्तु से होता है। जब आपकी आय बढ़ती है तो आप क्या करते हैं कि जो निम्न या घटिया क्वालिटी की वस्तु होती है उसकी मांग कम कर देते हैं और अच्छी वस्तुओं की मांग ज़्यादा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुएं साथ साथ मांगी जाए तो वह क्या कहलाएगी। ऑप्शन है अनिवार्य वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं या पूर्वक वस्तुएं। तो जब आप दो वस्तुओं की मांग एक साथ करते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे पूरक वस्तुएं। क्या कहेंगे, पूरक वस्तुएं। जैसे कार और कार के साथ आप किसकी मांग करेंगे, पेट्रोल की। तो क्या हो गया, तो कार और पेट्रोल ये आपको पूरक वस्तु हो गया। जैसे ऐसी तरह पेन के साथ आप स्याही की मांग करेंगे या स्याही के साथ आप पेन की मांग करेंगे, तो ये भी क्या होता है,
पूरक वस्तु होती हैं जिसकी मांग साथ साथ होती है। अगला क्वेश्चन है कि बहुत सी फर्में जो निकटतम प्रतिस्थापन वस्तुएं उत्पादन करती हैं या बनाती हैं वे कौन सी प्रतियोगिता होती है? ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, द्विपक्षीय अधिकार या एकाधिकारिक प्रतियोगिता उनकी। तो वे सब कौन बनाता है? तो ये प्रतियोगिता होती है एकाधिकारिक प्रतियोगिता। जैसे लक्स हो गया, डब हो गया, लाइबॉय हो गया, ये सब प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। सब साबुन का एक कैटेगरी है। तो इसे बोलते हैं हम निकटतम प्रतिस्थापन वस्तुएं, जिसका जो बनाने का कार्य करती है ये एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक साख प्रदान करता है। किसको? जनता को, विदेशी बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को या कृषि को? तो आरबीआई जो बैंक दर के अनुसार साख प्रदान करती है, साख मतलब होता है लोन प्रदान करती है, वे किनको प्रदान करती है? वे जनता को नहीं प्रदान करती है, न विदेशी देशों को प्रदान करती है, बल्कि वाणिज्यिक बैंकों को जो उधार देती है आरबीआई, वे बैंक दर के अनुसार देती है। बैंक दर ब्याज का दर होता है एक तरह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण का मात्रात्मक तरीका नहीं है या नहीं पूछा है। मतलब साख होता है, साख नियंत्रण मतलब होता है जैसे मान लीजिए ज़्यादा लोन मार्केट में ज़्यादा जाएगा तो लोग ज़्यादा ऋण लेंगे, तो मार्केट में क्या होगा? ज़्यादा मुद्रा की प्रसार होगा, मुद्रा ज़्यादा फैलेगा। तो इसको कम करने का जो तरीका होता है वे मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है। तो पूछा कि मात्रात्मक तरीका कौन सा नहीं है। ऑप्शन है बैंक दर की नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नैतिक प्रत्यायन या परिवर्तनशील कोष दर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नैतिक प्रत्यायन। ये मात्रात्मक तरीका नहीं है। बाकी आपका बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं और परिवर्तनशील कोष दर ये सब क्या है? मात्रात्मक तरीका है। और नैतिक प्रत्यायन ये क्या है? गुणात्मक तरीका है साख नियंत्रण का। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित विकास का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है उत्पादन में समान विकास प्रतिशत हो, आवंटित साधनों की समान वृद्धि हो, अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों में संगति रूप में वृद्धि हो, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ विकास हो। तो संतुलित विकास का अभिप्राय अर्थशास्त्र में उन क्षेत्रों से होता है जिसमें एक साथ विकास हो। जैसे कृषि और उद्योग में एक साथ जब विकास आप करेंगे तो उसे ही संतुलित विकास कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन है 9 अनुसूचियाँ, 10 अनुसूचियाँ, 11 अनुसूचियाँ या 12 अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ शामिल की गई हैं वे कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज का संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक। तो आर्य समाज के जो संस्थापक है वे हैं दयानंद सरस्वती। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है। ऑप्शन है क्रियात्मक संगठन, सूत्र एवं मंत्रण संगठन या विभागीय संगठन। तो देखिए संगठन का जो प्राचीनतम स्वरूप होता है वे कहलाता है क्रियात्मक संगठन। इसमें कि वाहन पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, विदेशी बैंकों द्वारा, जहाजी कंपनी द्वारा या निर्यातकों द्वारा। पत्र जो जारी किया जाता है वे जारी किया जाता है जहाजी कंपनियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेबिट से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है संपत्ति खाते में गिरावट से, संपत्ति खाते में बढ़ोतरी से, दायित्व खाते में बढ़ोतरी से या पूंजीगत खाते में बढ़ोतरी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संपत्ति खाते में बढ़ोतरी को ही डेबिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रोकड़ खाता से क्या अभिप्राय होता है। ऑप्शन है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, सांकेतिक खाता, वास्तविक खाता और व्यक्तिगत खाता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, रोकड़ खाता क्या होता है? रियल अकाउंट, वास्तविक खाता होता है। अगला क्वेश्चन है कि चालू संपत्ति में सम्मिलित है। चालू संपत्ति में क्या सम्मिलित है? दीर्घकालीन निवेश, मशीनरी, नगद बैंक में रोकड़ या एकस अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर थर्ड, नगद और बैंक में रोकड़ ही चालू संपत्ति में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुद्रा के मूल्य का क्या अर्थ होता है। खरीदने की क्षमता, भंडारित मूल्य, विनिमय के लिए उपयोगी या निर्देशन की क्षमता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य का अर्थ होता है कि खरीदने की क्षमता। लैक्टोज का दूसरा नाम क्या है। स्टार्च, मिल्क शुगर, पेलिसेकार्डस या डेक्स्ट्रीन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज का दूसरा नाम क्या है? मिल्क शुगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी, एनीमिया, थायराइड या हाइपोनेट्रिएमिया। तो सोडियम की कमी से जो रोग होता है उसको कहा जाता है हाइपोनेट्रीमिया। और बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होता है, एनीमिया खून की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे को अपने माता पिता से कितने क्रोमोसोम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है 43, 46, 24 या 12। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और एक 23 जोड़ा होता है तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है एक मनुष्य के अंदर। कि एक मात्र रेशा जिसमें गंधक पाया जाता है। ऑप्शन है ऊन, कपास, रेशम या रेयान। तो जिसमें गंधक पाया जाता है वह होता है ऑप्शन नंबर 1, ऊन में गंधक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वह है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है वे जल में घुलनशील है। और इसको ऐसे याद कर सकते हैं WBC। डब्ल्यू से होगा वाटर, बी से विटामिन बी, सी से सी विटामिन सी। तो वाटर में कौन से विटामिन सी, बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और बाकी जो बचते हैं ए, डी, ई के, ये सब क्या है? ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है कि लघु आकारी धागे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्टेपल धागा, फिलामेंट धागा, स्पन धागा या प्लेन धागा। तो जो इसका राइट आंसर होगा लघु आकारी धागे को कहा जाता है स्टेपल धागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रों पर सफेदी के लिए किया जाता है। ऑप्शन है विरंजन, सफाई, सिरेइंग या मोयरिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि वस्त्रों पर सफेदी के लिए जो किया जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1, विरंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या संघीय मंत्री परिषद। तो राज्यों के जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वे करते हैं राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन है गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी या संघीय। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, संघीय शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, बल्कि गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये सब शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक को कौन सत्यापित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, वित्त सचिव, कानून या विधि मंत्री या वित्त मंत्री। तो देखिए धन विधेयक को जो सत्यापित करने का कार्य है वह करने का कार्य है ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? धन विधेयक को सत्यापित करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत होने की तिथि क्या है? ऑप्शन है 17 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1950 या 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पूछा है संविधान भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि पूछा है। तो जो लागू हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर 2, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 17वें संशोधन द्वारा या 25वें संशोधन द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों द्वारा इसको मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर के एम मुंशी। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे स्थायी अध्यक्ष थे और इससे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यदि अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद और स्थायी पूछे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 दिसंबर को, 5 जून को, 3 अक्टूबर को या 6 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। इन नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? और ऑप्शन है एडम स्मिथ द्वारा, फ्रेडले सिराज द्वारा, मार्शल द्वारा या किन्स द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कर के नियमों का जो प्रतिपादन किया गया था वो एडम स्मिथ द्वारा किया गया था। एडम स्मिथ को
अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, धर्म का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादन को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर या सेरिकल्चर। तो रेशम उत्पादन को जो नाम दिया गया है वह है ऑप्शन नंबर 4 सेरिकल्चर। तो और भी कुछ उसके हॉर्टिकल्चर जो कहा जाता है उसको फल उत्पादन को कहा जाता है। एग्रीकल्चर तो कृषि से संबंधित होता है। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित होता है। और जो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति का जो संबंध है वे मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली मतलब जैसे मान लीजिए पानी नीला होता है तो पानी में क्या पाया जाता है? मत्स्य, मछली। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से। तिलहन किस कलर का होता है? पीला। तो पीली क्रांति तिलहन से हो गया। लाल क्रांति का जो संबंध है टमाटर से भी है और मांस से भी संबंधित है। और इंद्रधनुषी जो क्रांति है ये सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों में गंभीर प्रोटीन न्यूनता निम्नलिखित में से रोग होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर रिकेट, कासियोकर, मेरास्मस या बेरीबेरी। तो प्रोटीन की कमी से जो बच्चे में जो रोग होता है वह होता है ऑप्शन नंबर 3 मेरास्मस। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शाकाहारी लोगों के आहार में निम्नलिखित विटामिन के न्यून होने से सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन है बी विटामिन B12, इसका अम्ल या एस्कॉर्बिन अम्ल। तो देखिए जो शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं तो उनमें जो विटामिन की कमी सबसे अधिक होती है वह होती है ऑप्शन नंबर B1, B12 की कमी सबसे ज़्यादा होती है किन लोगों में? जो शाकाहारी लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में विटामिन डी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है? प्रोटीन के पाचन के लिए, कैल्शियम का अवशोषण करने के लिए, अमीनो अम्ल का अवशोषण करने के लिए या कोलेजन का निर्माण करने के लिए। तो विटामिन डी का जो जरूरी है वे जरूरी है कैल्शियम के अवशोषण के लिए। विटामिन डी की जरूरत बॉडी के लिए आवश्यक है। विनिमय विपत्त में पक्षकारों की संख्या होती है। विनिमय विपत्त में पक्षकारों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर 4, 3, 5 या 6 पक्षकार। तो विनिमय जो विपत्त होते हैं उसमें जो पक्षकारों की संख्या होती है वे ऑप्शन नंबर 2, 3 पक्षकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाबालिग के साथ किया गया अनुबंध कैसा होता है? अनुबंध मतलब कोई कंपनी का पार्टनरशिप जो अनुबंध किया जाता है वे कैसा होता है? वैध होता है, ये वैध होना होगा, व्यर्थ होगा, अवैध होगा या व्यर्थ नहीं होगा। तो यदि कोई नाबालिग के साथ पार्टनरशिप या अनुबंध करता है तो वे क्या होगा? ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक संगठन की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन है F.W. टेलर द्वारा, हर्बर्ट साइमन द्वारा, वेस्टर आई बोनाई द्वारा या जॉर्ज आर टेरी द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक संगठन की अवधारणा जो दिया था वे दिया था F.W. टेलर ने। अगला क्वेश्चन है कि संगठन में क्या सम्मिलित नहीं होता है? ऑप्शन में सम विभाजन, अधिकार के स्रोत, व्यक्तियों का समूह या बजट। तो संगठन में जो शामिल नहीं होता है वे ऑप्शन नंबर 4 बजट शामिल नहीं होता है, बल्कि सम विभाजन, अधिकार के स्रोत और व्यक्तियों का समूह ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 अगस्त को, 13 जनवरी को, 8 मार्च को या 16 सितंबर को। तो जो महिला दिवस मनाया जाता है वे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वे 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलनों के सभी सत्रों में किसने भाग लिया था? ऑप्शन है M.K. गांधी, महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, B.R. अम्बेडकर ने, मोतीलाल नेहरू ने। तो गोलमेज के 3 सम्मेलन हुए थे और सभी सम्मेलन में जिसने भाग लिया था वे थे B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मांग वक्र रेखा खड़ी हो तो यह क्या व्यक्त करती है? पूर्णतः लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार, सापेक्षतया लोचदार मांग या पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो जब मांग वक्र इस प्रकार से खड़ी हो तो जो ये व्यक्त जो करेगी वे करेगी ऑप्शन नंबर 4 पूर्णतः बेलोचदार मांग। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांतों की स्थापना किस मुकदमे में किया गया? ऑप्शन है गोरखनाथ मुकदमा, सज्जन सिंह मुकदमा, मेनका गांधी मुकदमा या केशवानंद भारती मुकदमा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 केशवानंद भारती मुकदमा। फल एवं सब्जियों के उत्पादों को निम्नलिखित प्रमाणीकरण दिया जाता है।
ऑप्शन है MPO, ISI, PFA या FPO। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रमाण दिया जाता है किसको लिए? फल और सब्जियों के उत्पादों को लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है अशोक ने, खरवेल ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो परम भागवत की जो उपाधि धारण की थी वे धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो उनके दरबार में कौन कौन रहता था देख लीजिए इसको। कालिदास, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, धन्वंतरि और ब्रह्मपुत्र। और इसको याद कैसे करेंगे? तो ये तरीका है इसका कि चंद्रगुप्त काल में आवारा धन बहुत था। तो चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्त हुआ, काल से हुआ कालिदास, आ से हुआ आर्यभट्ट, वार से हुआ वाराहमिहिर, धन से हुआ धन्वंतरि और बहु से हुआ ब्रह्मपुत्र। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? ऑप्शन है वरुण, मरुगन, इंद्र या मुरुगन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलों के सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता थे वे थे मुरुगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर ए सानी कहकर संबोधित किया? ऑप्शन है बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने। तो सिकंदर ए सानी की जो उपाधि धारण की थी वे धारण की थी ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कि शानदार क्रांति किस देश की घटना है? ऑप्शन है फ्रांस की, ऑस्ट्रिया की, रूस की या इंग्लैंड की। तो शानदार क्रांति जो संबंधित है घटना वे ऑप्शन नंबर 4 इंग्लैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ राज्य से होता है और अंत भी राज्य से होता है? ऑप्शन है गार्डन ने, गेटल ने, लास्की ने या ग्रीन ने। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 गार्डन ने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ राज्य से होता है और अंत भी राज्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है दादा कोंडदेव, एकनाथ, समत गुरु रामदास या बामन पंडित। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 समत गुरु रामदास जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे।